टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की माताजी के निधन की सूचना पर काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने दी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेवापुरी में आयोजित जन चौपाल में की शिरकत। कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 वाहन चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। और एक महिला को थाने बिठाने के मामले को लेकर भेलूपुर थाने पर हुआ जमकर हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री की माताजी के निधन की सूचना से पूरे देश सहित काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार की भोर में निधन हो गया। इस खबर से पूरे देश सहित काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। जगह जगह उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थनाएं की गईं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने शोक जताया। उन्होंने कहा कि भगवान उनके परिवार को इस दुखद घटना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस दौरान वे काफी भावुक दिखे। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के माता जी के असमय निधन पर हम सब लोग शोकाकुल हैं और भगवान उनके परिवार को इस दुखद घटना की सहन करने की शक्ति दे, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। बच्चों में माँ बाप की छवि दिखती है और जैसा छायाचित्रों में देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी की माता जी जब प्रधानमंत्री मिलने जाते थे तो किस प्रकार से उन्हें खाना खिलाती थी अपने हाथ से, किस प्रकार से नेक देती थी उन्हें। और माँ बाप का हमेशा बच्चों के जीवन में बहुत महत्व रहता है। प्रधानमंत्री जी ने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं, तो निश्चित रूप से उनकी माताजी का उसमें बड़ा योगदान है। उन्होंने किस प्रकार से तपस्या करके घर में दूसरे घरों में काम करके अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी, सामाजिक विषयों की जानकारी देकर देश के लिए एक नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता दिया। तो हम सब आज शोकाकुल हैं और उनके निधन पर सब लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनका परिवार इस असहनीय दुख को सहन करने की क्षमता दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के साथ तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मां हीराबेन को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी ने उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। देखिए, माँ तो माँ ही होती है। मैं समझता हूँ कि किसी भी पुत्र के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। सुबह सुबह सूचना मिली, हम सब लोग बहुत ही मर्माहत हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को, पूरे परिवार को इस दुख को सहने की भगवान शक्ति दे। हम सब लोग भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दें। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है।
हम सभी लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं और माँ का साथ छूटता है। उस दुख को शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल होता है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। वहीं वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा मैदागिन चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व 2 मिनट का मौन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी, संयुक्त महामंत्री सुमन सिंह, कोषाध्यक्ष डॉली चक्रवर्ती, सुनीता सिंह, रीता सिंह इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का देहांत हो गया है। हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं और बाबा काशी की नगरी में हम लोग हैं। बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि माता जी को शांति मिले जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेटे को साहस प्रदान करें, क्योंकि एक बेटे के लिए बहुत दुखद होता है उनकी माँ का नहीं रहना, क्योंकि जो माँ की जगह है वो कोई नहीं ले सकता। हम लोग 2 मिनट का मौन रखे हैं और आगे भी यही प्रार्थना है भगवान से कि वो जहाँ कहीं भी हो सुख और शांति मिले उनकी आत्मा को। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सेवापुरी में आयोजित जन चौपाल में शिरकत करने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को वाराणसी जनपद की सेवापुरी, अराजी लाइन एवं चिरई गांव में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन की सूचना मिलने पर उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निरस्त हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को अपने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को पूर्व की ही भांति संपन्न किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेवापुरी विकासखंड की ग्राम सभा में जन चौपाल को संबोधित किया। सर, आज 2 दिवसीय दौरे पे वाराणसी में हैं। आज 2023 वर्ष के लिए चयनित सांसद आदर्श गांव पूरे में आए हुए हैं। आज जन चौपाल का कार्यक्रम है। सर, कितना आपका कार्यक्रम है? कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है? आज 3 कार्यक्रम है। आज पहला कार्यक्रम यहाँ है, 2 और ग्राम सभाओं में है। चौपाल के कार्यक्रम के बाद डिटेल आपको ब्रीफ देंगे। कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है? वो कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है, गाँव का विकास हो, समस्याओं की जानकारी हो और उनके समाधान का रास्ता निकले। सर, आज प्रधानमंत्री जी, हाँ, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी की माता जी के निधन दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अपना परिवार मानते, पूरा देश भी प्रधानमंत्री जी के परिवार को अपना परिवार मानता है। और यह जो दुखद निधन हुआ है, इससे पूरा देश दुखी है। पहले हम लोग कार्यक्रम कैंसिल करने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं, पूज्य माता जी भी कर्मयोगी थी, तो उन्होंने उनको अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद फिर देश की सेवा में प्रधानमंत्री जी लगे, इसलिए हम लोगों ने भी चौपाल का कार्यक्रम यथावत रखा। वहीं गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भाजपा नेत्री साधना वेदांती का हाल जानने पहुंचे। उनके साथ राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और महेश चंद्र श्रीवास्तव शामिल रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रह्माघाट रतन फाटक की निवासिनी भाजपा महानगर उपाध्यक्ष साधना वेदांती पिछले रविवार को मकान की छत पर रेलिंग के पास खड़ी थी। अचानक पैर फिसला और वो नीचे फर्श पर जा गिरी। साधना के दोनों हाथ में फ्रैक्चर है, जबड़े और सिर में भी चोटें आई हैं। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती भाजपा के महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी के संबंधी का भी उन्होंने हाल लिया। अस्पताल में पहुंचने के बाद कुछ और मरीजों ने उनसे सहयोग की गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के इलाज के लिए योजनाएं चलाई गई हैं। लोग इसका लाभ ले रहे हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कार्ड नहीं बना है तो उसे भी बनवाने की व्यवस्था है। निरीक्षण नहीं इसे कह सकते हैं, कई कार्यकर्ता भी परिवार के सदस्य यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और इसके कारण से भर्ती, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उनको मिलने भी आया और कई मरीजों से भी इस दौरान भेंट हुई। और जैसा कि चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार
दोनों सरकारों का मिलकर के यही प्रयास है कि जो गरीब आदमी है, पैसे की उसके सामने समस्या रहती है, और अगर पैसे की समस्या है तब वह इलाज के अभाव में जीवन न त्याग दे, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड भी बनाया जाता है जिसमें 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा है। और उसी के क्रम में मैं आज यहाँ मरीजों को मिला, जो लोग समस्या बताए उनसे मिला, जहाँ आयुष्मान कार्ड धारक आकर के उसके आधार पे अपना ट्रीटमेंट करा सकें, वह भी देखा है। और यहाँ पर जो उस पात्रता श्रेणी में है, यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट भी हो सकता है, ऐसी भी व्यवस्था है। अच्छा है, इसे और अच्छे तरीके से बनाएं, चलाएं और अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सेवा दे करके उनको स्वस्थ करके भेजने का काम सारे हमारे चिकित्सक करते हैं। लेकिन बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि जो आता है यहाँ इलाज कराने के लिए वो स्वस्थ होकर के जाए, यही कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, कई बार की पार्षद रही, पूर्व महानगर उपाध्यक्ष और अभी विकास प्राधिकरण बोर्ड में मेंबर हैं, श्रीमती साधना वेदांती। उनका कुछ दिन पहले दुर्घटना हो गया था और वो अस्पताल में भर्ती हैं उनको देखने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, महानगर के महामंत्री, पूर्व पार्षद जगदीश त्रिपाठी जी के भतीजे का भी एक्सीडेंट हो गया था। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में वो भर्ती है। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी आज काशी में थे, उनको जानकारी लगने पर आज अपने कार्यकर्ताओं का कुशल क्षेम लेने के लिए ट्रॉमा सेंटर के अंदर पहुंचे हैं। कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 वाहन चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने इन तीनों वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि विभिन्न इलाकों से वाहन चोरी कर और उनके पार्ट्स को काटकर अलग अलग दुकानों पर ये बेच देते हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स बरामद किए गए हैं। 3 वाहन चोर पुलिस स्टेशन कोतवाली अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ने पकड़ा है। ये वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, उसी के दौरान जो है संदिग्ध स्थिति में मिले थे। इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम वाहनों की चोरी करके उनके पार्ट्स को अलग अलग करके और फिर पार्ट्स को विभिन्न दुकानों में बेच देते हैं। इस संबंध में पूछताछ की गई और तो इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। जो मोटरसाइकिल कब्जे से बरामद हुई वो मोटरसाइकिल के संबंध में पुलिस स्टेशन आदमपुर में अभियोग पंजीकृत है। और जो पार्ट्स बरामद हुए जिनका मिलान किया गया तो उसके संबंध में कोतवाली में एक अभियोग वाहन चोरी का पंजीकृत है। इस तरह से इनका आपराधिक इतिहास भी है। ये तीनों अभियुक्त जैतपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं और इनका जो आपराधिक इतिहास है उसमें पुलिस स्टेशन लंका में पूर्व से 2021 के अभियोग पंजीकृत हैं। इनके संबंध में अन्य आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। इन पे के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे गैंग को गैंग के रूप में, वाहन चोरी गैंग के रूप में पंजीकृत कराया जाएगा और इनके द्वारा जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको भी 14(1) के अंतर्गत कुर्क करने की भी कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। इस टीम को 10,000 नगद कैसे भी पुरस्कृत किया जाएगा और अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर के इनका अन्य आपराधिक इतिहास और अन्य कौन कौन सी पूर्व में जो घटनाएं कारित किए हैं तो उसके संबंध में भी कार्रवाई कराई जा रही है। एक महिला को थाने बिठाने के मामले को लेकर भेलूपुर थाने पर जमकर हंगामा हुआ। महमूरगंज का करमत्ता मार्ग पर पिछले सोमवार को बाइक सवार आशुतोष तिवारी व शारिक को थार जीप से कुचलने के प्रयास की घटना में एक महिला को थाने में बिठाने के मामले को लेकर भेलूपुर थाने पर जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। हंगामे को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। अधिवक्ताओं का आरोप है कि महिला वकील से थाने के पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की, चेन लूटने का भी आरोप लगाया है। बाद में एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह के मामले की जांच और उचित कार्रवाई के आश्वासन पर फिलहाल मामले
मामला शांत हुआ। दरअसल पिछले सोमवार को महमूरगंज ककरमत्ता मार्ग पर पुरानी रंजिश में थार जीप सवारों ने बाइक सवार आशुतोष और शारिक को कुचलने का प्रयास किया था। इस मामले में घायलों ने मनोज सिंह और उनके बेटे सृजन सिंह पर जान लेने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि भेलूपुर पुलिस आरोपित की तलाश में मनोज सिंह के यहां आई थी। आरोप है कि उनके न मिलने पर परिवार की एक महिला को थाने लेती आई। इस दौरान महिला के पक्ष में महिला वकील भी थाने पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने महिला वकील को भी थाने पर बिठा लिया। इसी दौरान 4 महिलाओं के साथ 5 युवक पहुंचकर महिला को हिरासत में रखे जाने का विरोध करते हुए हंगामा करने लगे। पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान किसी ने थाने में बिठाई महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला वकील का आरोप है कि उनके साथ थाने के पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। इसकी जानकारी होने पर कई वकील थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। काफी देर तक हंगामा और नोकझोंक होती रही। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लेने का प्रयास किया। सूचना पर एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह भी पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं और भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा नहीं रुका। बाद में काफी समझाने और आश्वासन के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। पता चलेगा कि रोटी कैसे मिलती है। मैं यहाँ थाने पे आई थी अपने एक क्लाइंट की पैरवी के लिए, लेकिन अचानक अभी 1 सेकेंड भी नहीं हुआ होगा, हम अभी नीचे उतरे हैं, पुलिस द्वारा मेरे भाई को पकड़ के मारने लगे लोग। हम उसके बचाव में गए तो पूरी पुलिस SHO CO सबने मिलके हम महिला अधिवक्ताओं को घसीटते हुए अंदर ले गए। फिर हम लोगों के साथ छेड़खानी करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। यहाँ के SHO CO, यहाँ जितने कांस्टेबल पुरुष कांस्टेबल है सबके सब इस समय जितने तैनात है, इस समय सब जितने इस टाइम तैनात है सबने ये किया है, सबने मिलके किया है। बिल्कुल इन लोगों को सस्पेंड करके जेल भेजा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना जैसे मेरे इज्जत पे हाथ डाला कर मैं यही आत्मदाह करूंगी। भैया एक MB एक्ट के मामले में हम पैरवी करने आए थे। आज शाम हो गई थी, एक महिला को बैठाया गया था। हमने कहा शाम हो गई, अब छोड़ दीजिए, अब उनको सुपुर्दगी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग गुंडाई करने चले आती हैं। तब तक हमारे साथ में एक मेरा भाई था, अपू दिन उनको जो है कि पकड़ साले को, बैठा साले को। तब तक भैया हमको पकड़ लिया, ये लोग घसीटते हुए अंदर ले जाके हम लोगों पर लाठी चार्ज करवाए हैं। ये सच्चो और जो है कि हमारे भाई अधिवक्ता जो है कि रिंकू श्रीवास्तव भी थे, इनको भी लाठी मारे। जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है, हम लोगों को मारे, ये कान पे मारे, थप्पड़ पुलिस ने मारा हम लोगों को। महिला नहीं थी तो हम लोगों को मारे थप्पड़। भैया महिलाओं को इसका जो है कि ये खींच दिया, क्या है कि तुम्हारी गर्मी निकाल देंगे हम, और जो है कि चैन छीना गया, मोबाइल छीन लिए लोग, अंगूठा टूट चुका है, बहुत मारपीट की गई है। CCTV फुटेज निकलवाइए थाने का, उसे पता चल जाएगा कि कौन कितना बोल रहा है सच। या सच्चों ने, रमाकांत दुबे ने, CO प्रवीण सिंह ने करवाया किया सब। जितने लोग थे सब लोगों ने मिल के मारा था हम लोगों को। किस तरह की घटना घटी है? एक प्रकरण में महिला अधिवक्ता आई थी और उनके साथ अशोभनीय व्यवहार हुआ जैसी सूचना मुझे है, और जब उन्होंने प्रतिवाद किया तो पुलिस वालों ने उनके साथ बल प्रयोग किया, जो शुद्ध रूप से मानवाधिकार का उल्लंघन। किसी विधिक विषय में पुलिस थाना पब्लिक प्लेस है, अधिवक्ताओं का आना वर्जित नहीं है, और यदि अधिवक्ता आता है कानूनी पक्ष किसी का रखने के लिए तो वो कानूनन निषिद्ध भी नहीं है, और उसके साथ अशोभनीय व्यवहार करना और बल प्रयोग करना, ये शुद्ध रूप से कानून का मखौल उड़ाना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना। पुलिस कानून की रक्षक है, उससे ऐसी अपेक्षा नहीं है। अधिकारीगण इस विषय को गंभीरता से लें
अपने थाने की CCTV फुटेज को चेक करें, वो डिलीट न होने पाए ये सुनिश्चित करें और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अनुशासन की करें, ताकि आगे इनके तंत्र को, पुलिस महकमे को, मातहतों को ये संदेश जाए कि अधिवक्ताओं के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। महिलाओं के साथ कुछ ज़्यादा अभद्रता हुई है? जी, मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, लेकिन मेरे साथी जो मौके पर रहे हैं उनसे मुझे ये सूचना मिली कि उन्होंने जो कुछ किया है वो कानूनन अनुमन्य नहीं था। अच्छा, चैनल के माध्यम से कोई मांग करना चाहते हैं? जी, मैं पुलिस प्रशासन के और जिला प्रशासन के अधिकारियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में पुलिस अगर इतनी निरंकुश है तो इस देश की पुलिस क्या कर रही होगी, इसके बारे में सचेत हो जाए और आवश्यक कार्रवाई तत्काल करें और एक संदेश दें अपने सिस्टम को, अपने तंत्र को कि वो कानून के रक्षा के लिए है, कानून से ऊपर नहीं है। क्या हुआ है यहाँ पर भेलूपुर थाने पे, क्यों इतनी भारी संख्या में यहाँ अधिवक्ता आए थे? भेलूपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 421/2022 में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध जांच पड़ताल जारी थी और उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास जारी थे। उसी कड़ी में अभियुक्तों के पक्ष से एक महिला को पूछताछ के लिए लाया गया था और उसी संबंध में कुछ अधिवक्तागण जो है पुलिस स्टेशन आए और उसमें आपस में पुलिस में और अधिवक्ताओं में कुछ बातचीत हुई। उसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने एक तहरीर दिया है। तहरीर की निष्पक्षता के लिए थाना दशाश्वमेध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और साक्ष्य संकलन के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है दशाश्वमेध थाने में? ये पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया है अधिवक्ताओं ने, तो उसी पर एक कार्रवाई जो है के संबंध में दिया है तहरीर, तो उसी में अभियोग जो है निष्पक्षता के लिए दशाश्वमेध में पंजीकृत किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अभी तत्कालीन SO को भेलूपुर लाइन हाजिर किया गया है या कोई कार्रवाई की गई है? जो अधिवक्ताओं ने तहरीर दिया है उस पर जो है निष्पक्षता हेतु पुलिस स्टेशन दशाश्वमेध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और निष्पक्ष विवेचना के उपरांत विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। सर, वकील और पुलिस के बीच में आपस में मारपीट क्यों हुई थाने के अंदर? उसके वीडियोस कुछ हैं? आपस में जो भी होगा विवेचना का विषय है, जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर होगा। सर, क्या पुलिस की तरफ से भी कुछ मुकदमा लिखा जा रहा है इसमें अधिवक्ताओं के ऊपर? जो भी तथ्य आएंगे, विवेचना होगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर, आपने जो बताया कि दशाश्वमेध में के खिलाफ FIR हो रही है, दशाश्वमेध में किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा है? अभी तो जांच जिन जो है उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है, क्या आरोप है उनका? उस पे जो भी धाराएं बनती हैं वो सुसंगत धाराओं में अभियोग दशाश्वमेध थाने में पंजीकृत कराया जा रहा है। ठीक। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल संघ महानगर वाराणसी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जबरदस्ती नवीन पेंशन योजना खाता खोले जाने, वित्त नियंत्रक महालेखा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के आदेश के विरोध में URC कबीर चौरा नगर क्षेत्र वाराणसी पर उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक संघ महानगर वाराणसी के अध्यक्ष बाबूलाल यादव के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। अंत में मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र वाराणसी को दिया गया। इस मौके पर आभा सिंह, मधु सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, अनंत प्रकाश सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। बाबूलाल जी, किस तरह का धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज जो है प्रदेश सरकार के आह्वान, आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो है URC कपिल चौरा पर धरना चल रहा है। जो NPS कटौती जबरदस्ती की जा रही है उसके विरोध में किया जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग चाह रहे हैं कि NPS की कटौती जबरदस्ती न हो, वह ऐच्छिक रहे
उसके अलावा अब सरकार जो है उसको जो है ज़बरदस्ती कर रही है, जो कि सरासर गलत है। क्या दिक्कतें आ रही हैं उससे इस तरह का है कि जो एनपीएस है उसको शेयर मार्केट में लगाया जाना है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो हम लोगों को रिटायर होने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमारी इच्छा है तो हम एनपीएस कटवाएं, अगर हमारी इच्छा न रहे तो मैं एनपीएस नहीं कटवाऊं, इस तरह की मांग हम लोगों की है। तो अगर मांगे नहीं को बंद करना, अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो 17 जनवरी को हम लोग जो है जिला मुख्यालय पे धरना देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर मांग पूरी नहीं की सरकार तो हम लोग जो है कि प्रदेश सरकार के विरोध में लखनऊ धरना देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में एक छात्रा का निधन होने के कारण शोक सभा आयोजित हुई। सूरजकुंड नई सड़क स्थित सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में एक छात्रा का निधन होने के कारण शोक सभा आयोजित की गई। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव ने बताया कि आमरीन सिद्दीकी नामक कक्षा 9 की छात्रा का विगत 1 माह से डेंगू का इलाज चल रहा था और वह कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती थी। वहीं इस दौरान विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं और अध्यापक गणों ने मृतक छात्रा की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। इस तरह का शोक सभा चल रहा है मैडम। आज बड़ा ही दुखद समाचार है कि हमारे विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा आमरीन सिद्दीकी का निधन डेंगू के बीमारी के कारण हो गया है, जो लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी और उसका कबीरचौरा अस्पताल में इलाज चल रहा था और उसी इलाज के दौरान उसका आज निधन हो गया, जिसके लिए हम लोगों ने आज विद्यालय में एक शोक सभा आयोजित किया है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उस मृतक बच्ची की आत्मा को शांति प्रदान करें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने पीएमओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कार्यों के निष्पादन हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे 98 कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर फर्म पोर्टल के माध्यम से रखे गए थे, जो कि प्रत्येक वर्ष नवीन चयनित फर्म में नियोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सेवा प्रदत्त एजेंसी द्वारा अभी तक 4 माह का ईपीएफ देते हुए केवल 2 माह का ही मानदेय दिया गया है। उन्होंने कहा कि समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर अपने घर का भरण पोषण इसी नौकरी से कर रहे हैं। उन्होंने समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर के हित हेतु प्रकरण का संज्ञान लेते हुए 5 माह का मानदेय दिलाने एवं सेवा बहाली करने की मांग की। ये हम लोग जो है जनसंपर्क कार्यालय वाराणसी आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यहाँ। तो हम लोग ये शिकायत क्या है, एक एप्लीकेशन है कि हम लोग यथावत जो जैसे जहाँ हैं, जहाँ जॉब हमको मिला है, रोज़गार जो इनके द्वारा हमको मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी या इस सरकार के माध्यम से जो हमको मिला हुआ है जॉब, ये हमारा बरकरार रहे। हमारा जो है किस विभाग में कार्यरत? ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हमारा जो है विभाग है और एक जो रोज़गार देने की मुहिम है इसमें ये हम लोग ऑपरेटर के पद पे हैं और 2018 से हम लोग इस पे हैं, इस पद पे लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं हम लोगों का। और अब जाके हम लोगों को जो है निकाल दिया गया, तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोगों को इनके माध्यम से रोज़गार तो मिला, लेकिन अब हम फिर बेरोज़गार हो गए। तो हम ना तो रोज़गार की सूची में हैं, अब ना बेरोज़गार के। हमको किस सूची में रखना चाहते हैं? भाई हमको इनके माध्यम से रोज़गार मिला और अब क्या है कि फिर रोज़गार से हटा के हमको फिर बेरोज़गार कर दिया जा रहा है, और जो कि इसी सरकार में असंभव है कि रोज़गार लगभग मिल भी रहा है सबको। हम इनसे यही आशा रखेंगे कि हमको रोज़गार जो जैसे है हमारा, हमको यथावत बनाए रखें और हम लोग
भी एक कड़ी है इनके सरकार के माध्यम से। हम यही अपनी बात आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग जहां जैसे हैं बहाल किया जाए, हम लोगों को वहाँ 5 महीने वापस भेजा जाए और 5 महीने का जो वेतन रोका गया है वो भी हम लोगों को मिल जाए। तो लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो ये बेरोजगारी में जितने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत लगभग 98 ऑपरेटर हम लोग थे, सारे के सारे जो है सबकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा चुकी हैं। और ना तो अगर 1 आध महीने पहले अगर सूचित किया गया होता तो भी ठीक था, तो सूचित भी नहीं किया गया और हम लोगों को जो है एकाएक निकाल दिया गया। और हम लोग क्या करें, अभी जियो टैगिंग हम लोग कर रहे थे, कोई रास्ते में था कोई कहीं था। और ये गाइडलाइन 2-2, 3-3 बार चेंज होता रहता है कि कभी 25 किलोमीटर के दायरे में, कभी 15 किलोमीटर के दायरे में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों से हम प्रस्ताव देते हैं। हर विभागों में दौड़ दौड़ के हम लोग जा के प्रस्ताव लेके आते थे, प्रस्ताव भेजते थे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत। अब हम लोगों का जो है जियो टैगिंग करवा के और ना उसका कोई TADA, क्योंकि फैसिलिटेटर थे नहीं, तो हमें लोग क्षेत्र में भी जाते थे, हमें लोग कार्यालय में भी रहते थे और विभागों में जा के प्रस्ताव भी लेते थे। तो ये सारी चीज़ हम लोग खुद ही करते थे। ये भी बताइए, और सारे काम विभाग का हम लोग जो है जो भी हम लोगों को दिया जाता था सब लोग हम सब करते थे। भारत सरकार के द्वारा जो भी निर्देश और ये जो है गाइडलाइंस जो आए हैं नवीन प्रस्ताव से संबंधित, ये WEF-PF करके, तो इसमें 2 बार तो संशोधन हो चुका है। इसके पहले 98 के थे, अब जो है 10-15 लोगों का इसमें कर दिया गया है। तो हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को जो है जो जैसे हम लोग हैं बनाए रखें। हम लोग इसी सरकार से यही एक उम्मीद चाहते हैं कि जैसे हम लोग हैं, अगर इनके माध्यम से हमको रोज़गार मिला है तो हमको बेरोजगार ना किया जाए। ये जानना चाहते हैं कि ये बोलते हैं कि भारत सरकार के पास बजट नहीं है। जब बजट नहीं था तो इन्होंने जून 2022 में क्यों भर्ती ले लिए? इन्होंने तो कहा था कि लगातार बने रहेंगे, बट इन्होंने 5 महीने के अंदर में इन्होंने न्यू गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को निकाल दिया गया, जो कि न्यू गाइडलाइन में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं है। न लिखा गया कि इसको निकाला जाएगा। कोई नोटिस पीरियड वगैरह कुछ मिला? कुछ भी तत्काल लास्ट में निदेशक महोदय द्वारा उपलब्ध करा दिया हर जिले में कि तत्काल प्रभाव से निकाल दिया, जो कि ये भी हवाला नहीं बताया गया कि भारत सरकार से लेटर आया कि भारत सरकार के पास बजट नहीं है। ये हमको बताया गया कि भारत सरकार के पास बजट नहीं है, इसकी वजह से हम क्या करें। तो मांग क्या करते हैं? मांग करते हैं कि हमारे 5 महीने का वेतन बहाल करें, हमारी नौकरी जो है नौकरी लगातार बनी रहे। इसमें यही सब है समस्या हम लोगों की। हमें नहीं जानते चाहते कि सरकार ने तो रोजगार के नाम पर बोले कि रोजगार मैं दे रहा हूँ, रोजगार नहीं दे रहा हूँ। रोजगार दिए नहीं कि छीन भी लिए, इसका कोई मतलब नहीं कि रोजगार में जाएं कि हम बेरोजगार में जाएं। ऑटो व ई-रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। ऑटो चालक व ई-रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। ऑटो चालकों का कहना है कि जिस तरह से RTO विभाग और ट्रैफिक विभाग हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हम लोगों को जोन वार बांटने का काम कर रहा है, उसका हम ऑटो चालक विरोध करते हैं। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज हम लोग इसलिए आए थे कि हम लोग का जो जोन वाइज बांटा जा रहा है, जो संपूर्ण महानगर की ऑटो रिक्शा की परमिट है उसको जोन वाइज बांटा जा रहा है। ये हम लोग का विरोध है कि जोन वाइज संपूर्ण महानगर का ऑटो रिक्शा का ना बांटा जाए। और ई रिक्शा का जो बांधा जा रहा है, ई रिक्शा का जो बांधा गया, ये बिना ई रिक्शा के यूनियन के पदाधिकारियों से बिना मिले हुए ये अपने मनमानी से और अपने तरीके से ये चलवा रहे हैं। हम लोग का ये मांग है कि ई रिक्शा का जो राजस्व देता है उसको भी सुचारू रूप से उस रूट पे चलने की यूनियन के तहत उसकी मदद की जाए, और वो भी गरीब चालक जो अपने भूखे गरीब तबके का है उसका भी शोषण न हो। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो आउट की परमिट है, जो जिस क्षेत्र की परमिट है, जैसे बनारस में 5 परमिट चलती है, एक महानगर परमिट है और एक सिटी परमिट है। सिटी परमिट जिसको कहा जाता है, सिटी परमिट, रामनगर परमिट, आया तालाब परमिट और मुगलसराय परमिट। तो जो जिस क्षेत्र की परमिट है, जो जिस क्षेत्र की परमिट है उस क्षेत्र में चले। हम लोग ऑटो रिक्शा ये चाहते हैं कि जोन वाइज ना बटे, और ई रिक्शा का भी जो हमारे भाई हैं उनका भी सुचारू रूप से चलता रहे हमारे। और भगवान देखिए, कल हम लोग ट्रैफिक विभाग में गए थे, कल हम लोग का एक मीटिंग बुलाया गया था और कल हम लोग से बुलाया गया था। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बुलाया जा रहा है। DCP साहब जरूर बुला रहे हैं। कल हमारे अजय चौबे जी के ऊपर एक TI साहब हैं, उन्होंने हाथ भी छोड़ा और उन्हें मारा भी। और इसी को देखते हुए आज हम लोग का ये आक्रोश भी है कि हम लोग किसी भी हाल में ऑटो रिक्शा का जोन नहीं बंटने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। जैतपुरा स्थित ज्वर हरेश्वर महादेव प्रबंध समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का
आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर जैतपुरा स्थित ज्वरहरेश्वर महादेव प्रबंध समिति के द्वारा आयोजित कथा में राक्षसी पूतना के उद्धार की चर्चा भागवत कथा मर्मज्ञ पंडित राधा रमन द्विवेदी ने की। इस प्रसंग को सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए और हर ओर से प्रभु श्री कृष्ण का जय घोष होने लगा। अंत में व्यासपीठ की आरती अभय, काशीनाथ इत्यादि लोगों ने की। कथा के दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। कथा श्रीमद् भागवत पुराण की कथा पिछले 25 दिसंबर से शुरू हुई है और इस क्षेत्र के जन कल्याण के लिए कथा आयोजित की गई है। कथा 1 जनवरी 2023 को पूर्णाहुति होगी, हवन यज्ञ होगा, महाप्रसाद वितरण होगा। 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस प्रांगण में किया गया है। आज कार्यक्रम का 5वां दिन है और आज के प्रसंग में बड़ा ही मनोहारी प्रस्तुति काशी के बड़े ही मूर्धन्य भागवत कथा मर्मज्ञ पंडित राधा रमन द्विवेदी जी, आप काशी में ही निवास करते हैं, उनके श्रीमुख से पूतना का उद्धार का बड़ा ही मनोहारी उनके श्रीमुख से कथा हम सभी श्रवण किए हैं। और हमारे सहयोगी जो इस कार्यक्रम के पूरे कर्ता धर्ता हैं, भाई अभय स्वाभिमानी जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में आप जो भी निर्माण देख रहे हैं, इसका देख रेख कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत ही योगदान रहता है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने बताया कि आगामी 31 दिसंबर को विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में आयोजित किया गया है। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे होंगे। 31 दिसंबर को अपराह्न 2 बजे से प्रारंभ होगा। कितने लोग टोटल, कितने छात्र होंगे दीक्षांत समारोह में? दीक्षांत समारोह में जो अब चूँकि अभी जो हमारे मुख्य भवन में स्थान के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा, चूँकि सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल भी आया है कि कोविड-19 के तहत व्यवस्थित होना चाहिए, उस तरह से बहुत सावधानी रखनी है कोविड-19 की तरफ से। मुख्य अतिथि कौन होगा? मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे। तो गोल्ड मेडलिस्ट कितने छात्र होंगे? 47 हैं। सिल्वर कितने होंगे? देखिए हमारे पदक 47 है, 47 छात्र हैं और उसके बाद 13 छात्राएं हैं। इनको पदक दिए 56 पदक हैं। वैसे 2 छात्रों को समान अंक होने के कारण वही स्वर्ण पदक सुवर्ण पदक दोनों जगह देना पड़ा। किसकी चर्चा में किसका? देखिए दीक्षा समारोह का उद्देश्य तो यही है कि जैसे तैत्तरीयोपनिषद में आया है कि स्वाध्याय प्रमदितव्य, छात्रों को ये दिया जाएगा कि आप स्वाध्याय से प्रमाद न करें, निरंतर अध्ययन ज्ञान प्राप्त करते रहें, जो समाज के उत्थान में और राष्ट्र के उत्थान में आप लोग सहयोगी बने। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेकर क्या सतर्कता क्या होगी? हाँ, कोरोना बढ़ रहा है, जिसको लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी और सभी लोगों को उस हिसाब से बैठाया जाएगा और उनको उपलब्ध कराया जाएगा, मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी अंदर जाते हैं उनकी व्यवस्था के उसके कोविड-19 का पालन कराया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की माताजी के निधन की सूचना पर काशीवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने दी अश्रुपूरी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सेवापुरी में आयोजित जन चौपाल में की शिरकत। कोतवाली थाने की पुलिस ने 3 वाहन चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार। और एक महिला को थाने बिठाने के मामले को लेकर भेलूपुर थाने पर हुआ जमकर हंगामा। तो
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।